लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। अब दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में था रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब क्या है, अब यहाँ पर तीनों हो सकते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों भी लगा सकते हैं। कोई से दो भी लगा सकते हैं, मतलब कोई से दो उसमें कंफर्म है, फिर तो कोई नहीं होंगे, फिर तो कैपेसिटर और इंडक्टर ही लगाए जाते हैं। तो अगर कैपेसिटर और इंडक्टर लगाएं तो इसको हम नाम देते होते हैं इंडक्टर कैपेसिटर, LC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या LC सर्किट भी इसको कहा जाता है। वो अंडरस्टूड है कि आपने इन दोनों को पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल सर्किट क्या होता है उसको देखते हैं। पैरेलल सर्किट हमने पढ़ा था, एक ऐसा सर्किट है जिसमें करंट के पास गुजरने के एक से ज़्यादा पाथ्स होते हैं। सो हम करेंगे क्या कि हम AC सोर्स के साथ पैरेलल में, मतलब उसके सामने अलग अलग ब्रांच में हम कैपेसिटर और इंडक्टर को इंस्टॉल करेंगे। मतलब यहाँ पर इस एक वायर में हम कैपेसिटर लगा लेंगे, नेक्स्ट वाली वायर में हम इंडक्टर लगा लेंगे और एक में हम लगा लेंगे अपना AC सोर्स। तो हमने करंट को एक से ज़्यादा पाथ्स प्रोवाइड करने हैं। तो यूँ हम अपना एक क्लोज लूप बना लिया। इस क्लोज लूप के अंदर एक में हमने लगा देना है AC सोर्स, तो यहाँ पर ये लग गया हमारे पास AC सोर्स। एक में हम लगा देंगे कैपेसिटर और एक में हम लगा देंगे इंडक्टर, तो यहाँ पर ये लग गया हमारे पास इंडक्टर। सो दिस इज़ RL सर्किट, और पैरेलल सर्किट भी कहते हैं, रेजोनेंस सर्किट भी उसी तरह। अब हमने इस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इससे पहले कि सर्किट की हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं, मैं आपको इस सर्किट की इम्पीडेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड होगी, उसके लिए कुछ वर्किंग करते हैं। तो अगर हम अपना रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है 1/RE इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। दो कंपोनेंट्स है तो मैं दो ही लिखूँगा। कैपेसिटर की रिएक्टेंस है XC, इंडक्टर की इंडक्टेंस है XL। तो 1/RE इज़ इक्वल टू, मतलब इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं, लेट्स से इट इज़ इम्पीडेंस। सो 1/XC प्लस 1/XL। सो यहाँ से अगर हम इन दोनों को अगर थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो हमने इस टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो हमेशा इंडिविजुअल से कम होती है। ये बात हमने चैप्टर नंबर 13 में सीखी थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है। मतलब RE इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R1 से भी छोटी होगी, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R2 से भी छोटी होगी। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस भी XC से भी कम होगी और इम्पीडेंस XL से भी कम होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस पे जब हम उसको देखेंगे तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे वहाँ पर चल के। सो एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर चूँकि इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन के अंदर सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मज़ीद अपने सर्किट के ऊपर, हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस केस में भी वही होगी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये FR स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर XC हमेशा XL के इक्वल होता है। द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था XC इज इक्वल्स टू 1/ωc और हमने XL को पढ़ा था
एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो यहाँ पर हमने कहा था एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, और एक्स एल को हमने कहा था एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, कि यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स एल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स सी कम हो जाएगा। तो हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक चीज़ ज़्यादा है, दूसरी चीज़ कम, एक चीज़ कम होती है, दूसरी बढ़ जाती है। तो जब आप कंडीशन लेकर आएंगे, जिस कंडीशन जहाँ पर एक्स सी और एक्स एल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो फ्रिक्वेंसी जो एक्स सी और एक्स एल को आपस में इक्वल कर देती है, दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। एक्स सी की जगह पर वैल्यू पुट करें तो एक्स सी की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी ओमेगा सी, सॉरी 1/ओमेगा सी, और अगर एक्स एल के लिए पुट करें तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी। आप ओमेगा ओमेगा को मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर इंडक्टेंस को इधर लाकर डिवाइड कर दें तो एल सी हो जाएगा। सो यहाँ पर ले लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूँ हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/स्क्वायर ऑफ एल सी। ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/स्क्वायर एल सी। 2 पाई को डिवाइड कर दें तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। तो ये हो गई रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू एफ आर। एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ द इंडक्टेंस। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ द कैपेसिटेंस। इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और 2 पाई यहाँ पर रोल प्ले करेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट, इस टॉपिक के अंदर ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त एक बात याद रखिएगा कि जब दोनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, मतलब जब सर्किट के अंदर एक्स सी और एक्स एल हों, तो मैंने बताया टोटल इम्पीडेंस हमेशा कम होती है। तो टोटल इम्पीडेंस कम होने की वजह से जब आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ के अंदर थ्रू आउट करंट ज़्यादा होगा। सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तब आपके पास करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर जो पावर फैक्टर आपके पास आता है, दैट पावर फैक्टर इज़ 1। किस तरह से 1 आता है तो वो देख लेते हैं पहले, फिर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जी वाई पावर फैक्टर इज़ 1। आपने सर्किट के अंदर लगाया एक कैपेसिटर, साथ हमने लगाया एक इंडक्टर। अब कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के केस में, इन केस ऑफ कैपेसिटर, करंट लीड करता है, करंट विल लीड, वाइल कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है। तो ये करंट लीड कर गया, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं वोल्टेज। ये हो गया कैपेसिटर के केस कि करंट लीड करता है जबकि वोल्टेज लैग करता है। और दूसरे एंड पर अगर हम ड्रॉ करें केस इंडक्टर का, तो इंडक्टर के केस के अंदर वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट लैग करता है। सो अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को मर्ज करें तो हमें मर्ज करने पर पता चलता है कि एक में लीड कर रहा है करंट, दूसरे में क्या कर रहा है, लैग। तो एक करंट को पीछे छुड़वाएगा, दूसरे करंट को लाकर बराबर खड़ा कर देगा।
तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इन फेज। इसी तरह की अगर हम इन दोनों के लिए फेजर डायग्राम फॉर द इम्पीडेंस ड्रॉ करें तो हमने फेजर डायग्राम इम्पीडेंस के केस में, कैपेसिटर के केस में हमने ये डायग्राम कुछ यूँ पढ़ी थी। कैपेसिटर के केस में ये डायग्राम यूँ थी कि यहाँ पर था रजिस्टर और डाउनवर्ड हमने ड्रॉ की थी इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर के केस में यहाँ था XC। जबकि इंडक्टर के केस में हमने ऐसे कुछ यूँ ड्रॉ किया था। इंडक्टर के केस के अंदर यहाँ पर था XL और इस एक्सिस पर यहाँ पर था रेजिस्टेंस R। अगर हम यहाँ से भी देखें, इन दोनों को आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास जो कंबाइन रिजल्ट बनता है इन दोनों डायग्राम्स का, तो ये डायग्राम्स का जो हमारे पास टोटल रिजल्ट होगा वो कुछ यूँ होगा। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे XL और यहाँ पर XC। जब XL और XC आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कौन सा रह जाएगा, रेजिस्टेंस का। और यही पहला पोस्टुलेट लिखा है, और पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा हुआ है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट विल बिहेव लाइक ओनली लाइक रेजिस्टिव। ठीक है, तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट रेजिस्टिव के तौर पर बिहेव करेगा। ये दोनों तो होंगे आपस में इक्वल, सिर्फ और सिर्फ कौन रह जाएगा, रेजिस्टेंस। क्योंकि इसके साथ यहाँ पर तीसरा भी हम कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं नॉर्मली, और तीसरा यहाँ पर जो कंपोनेंट ड्रॉ किया जाता है दैट इज़ ऑफ रेजिस्टेंस। ये कुछ यूँ यहाँ पर बनता है, ये रेजिस्टेंस। तो अब अगर आप फॉर्मूले में लिखें तो +1/R। दूसरी चीज़ XL और XC की डायरेक्शन ओपोजिट, दरमियान में साइन कौन सा लगेगा, माइनस। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आपके पास आंसर होगा 1/Z इज इक्वल टू 1/R। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिव। और ये सर्किट के अंदर मैक्सिमम की बात हो रही है, इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस का आंसर आ ही नहीं सकता। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजिस्टेंस का आंसर मैक्सिमम है तो इस बात का मतलब ये होगा कि करंट क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये सर्किट किस तरह बिहेव करता है, दिस सर्किट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बिहेव करेगा रेजिस्टर्स के तौर पर, एंड एट दिस केस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। और अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो व्हाट अबाउट द करंट, करंट विल बी मिनिमम। सो करंट विल बी मिनिमम, सो I is minimum at resonance frequency। कि चूँकि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट क्यों होंगे, क्योंकि आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कहा XC इज इक्वल टू XL, जो वैल्यू यहाँ पर पुट होनी है वही यहाँ पर, दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, रेजिस्टेंस फैक्टर, और इसको इन्वर्स करेंगे तो Z इज इक्वल टू R, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब अगर सर्किट के अंदर कुछ यूँ हो कि आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से हटकर बात करें, मतलब हम ग्राफ बनाने की तरफ अब जा रहे हैं, तो कैसे बनेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक तरफ रख लेते हैं करंट को, एक तरफ हम एक्स एक्सिस पर रख लेंगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में इधर जाते वक्त इंक्रीज कर रही है, जबकि करंट यहाँ ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ये हमारे पास एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारे पास इधर एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। लो फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं पहले। लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज XC का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है यहाँ से, इनवर्स। XC इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, लो फ्रीक्वेंसी है सॉरी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, XC की वैल्यू ज़्यादा, सो XC विल बी मैक्सिमम। जबकि यहाँ पर XL फिर क्या होगा,
मिनिमम। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, तो XL और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी XL भी कम होगा, तो दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे की वैल्यू उतनी कम। अब ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी, ये आंसर आपके पास उतना छोटा, ये आंसर आपके पास जितना नीचे डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, ये फैक्टर उतना बड़ा होता जाएगा। और इसने फिर अभी R में से माइनस भी होना है और इन्वर्स भी होना है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तब इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही होती है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो इम्पीडेंस कम आएगी, माइनस हो रहा है ना। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू उस हिसाब से वैल्यू कम होगी, और वैल्यू इम्पीडेंस की जब कम होगी तो करंट हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम है एट लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कुछ कंक्लूजन्स। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, कि जब बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी हमने रखी हो, एट लो फ्रीक्वेंसी जो इम्पीडेंस होगी सर्किट की इम्पीडेंस कम होगी। सर्किट की इम्पीडेंस क्यों कम होगी? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो फैक्टर है ये बहुत कम होगा। इन्वर्स करेंगे तो उतना ज़्यादा, इस फैक्टर ने माइनस होना है, और माइनस होते वक्त ये इम्पीडेंस को क्या कर देगा? इम्पीडेंस को कम कर देगा। और जब इम्पीडेंस कम हो जाएगी, सर्किट में करंट क्या होगा? सो करंट विल बी लार्जर, कि सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो करंट ज़्यादा होगा, करंट यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पर है कहीं पर। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है और करंट तकरीबन इस पॉइंट पर है। अब ये ग्राफ है थोड़ा सा ऐसे कर्व होता चला जाएगा जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाएंगे, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो पहले यूँ था ये कम होता चला जाएगा। तो ये डिफरेंस जितना कम होता जाएगा, माइनस होने वाला फैक्टर उतना छोटा होता जाएगा। तो छोटे होने से क्या होगा? इम्पीडेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो इम्पीडेंस वैसे वैसे हमारे पास इंक्रीज़ होती है। इम्पीडेंस इंक्रीज़ होगी, करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास करंट मिनिमम होता है। ये जो पॉइंट है दैट इज़ FR, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करंट है दैट इज़ मिनिमम। और फिर उसी तरह जब आप फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे लेकर चलते हैं तो फिर एक दफ़ा उसमें इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर इंक्रीज़ आने का मतलब ये है कि जब आप F को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तब F को बढ़ाने से ये फैक्टर बढ़ जाएगा, और ये जो फैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा? XL भी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली XC क्या हो जाएगा? कम। हमेशा रूल ये है कि बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, तो अब ये प्लस हो जाएगा और इस फैक्टर को हम क्या कंसीडर करेंगे? माइनस। क्योंकि वेक्टर डायग्राम में जब आपने माइनस करना है तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को करना है, छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे। तो अब भी वही होगा कि इम्पीडेंस फिर से कम होना शुरू हो जाएगी, करंट फिर से मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। सो करंट एक मरतबा फिर क्या हो जाएगा? करंट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट ज़्यादा मिलेगा, जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें करंट की वैल्यू मिनिमम मिल रही होगी। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट FR इम्पीडेंस इज मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम है, सो इम्पीडेंस अगर मिनिमम हो तो करंट यहाँ पर क्या होगा? करंट इज I इज मैक्सिमम। तो इस केस में हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा। और एट हायर फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा फिर वही होगा कि इम्पीडेंस कम हो जाएगी, करंट फिर से हमें ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये डायग्राम सीरीज़ के मुकाबले में बिल्कुल अपोजिट बनती है। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो इम्पीडेंस इज मैक्सिमम
एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सो द करंट इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप कम ज़्यादा करेंगे, करंट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो ये पॉइंट है कि जो करंट पास करेगा IC और IL में से, द करंट फ्लोइंग थ्रू IC एंड IL, इट कैन बी मच लार्जर देन द टोटल करंट ऑफ द सर्किट IRMS। तो IC और IL IRMS से बड़े क्यों होते हैं, तो उसकी पीछे लॉजिक ये है कि ये दोनों चार्ज स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। तो मुमकिन है कि ये एक साइकिल, किसी साइकिल के दौरान एनर्जी अपनी लूज़ करना शुरू कर दें, तो एक सर्किट का करंट और एक इनके पास जो एनर्जी स्टोर है उसकी वजह से करंट, तो हो सकता है IC और IL IRMS से ज़्यादा हो जाएं। और फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस केस में हमने जो फाइंड कर रखी है दैट इज़ 1/2 पाई √LC। ये है जी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी बच्चों हम पढ़ रहे थे जी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर इसकी एक एप्लीकेशन है आपकी बुक के ऊपर। पहले टॉपिक है 3 फेज़ AC का, उसके बाद ये एप्लीकेशन लिखी गई है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। तो मैं आपको पहले ये टॉपिक करवा रहा हूँ, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें 3 फेज़ AC को कवर कर लेंगे, क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेट कर रही है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर यूँ है कि आपने अक्सर सिक्योरिटी सिस्टम्स में देखा होगा वॉक थ्रू गेट्स, मतलब वो एक वॉक थ्रू गेट अगर मैं कोशिश करूँ ड्रॉ करने की, तो वो कुछ यूँ करके एक उन्होंने गेट सा बनाया होता है और आप इसमें से गुज़रते हैं। तो आप जब यहाँ से गुज़रते हैं तो होता क्या है, तो वो उस मशीन में कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, तो थोड़ी बहुत साउंड हो तो आपको वो गुज़रने देते हैं। इवन कभी कभार ज़्यादा भी हो तो इतना वो बॉदर नहीं करते। अब इस मशीन में उन्हें पता कैसे चल रहा होता है कि आपके पास कोई वेपन है या नहीं। असल में इस मशीन की जो साउंड है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस मशीन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको गौर से कभी ऑब्ज़र्व करें तो इसके साथ यहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं इस वॉक थ्रू गेट के ऊपर। अब उस के ऊपर लाइट की अमाउंट ये बताती है, मतलब कि कितना मेटल आपके साथ अटैच है। नॉर्मली जब हम वॉक थ्रू गेट में से गुजरते हैं तो हमारे पास बॉडी के पास हमारे साथ मेटल ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सपोज शर्ट पहन रखी है, कफलिंक लगा रखे हैं, तो उसके साथ मेटल होगी। हमने इसी तरह बेल्ट पहन रखी है तो मेटल अटैच होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने कोई रिंग पहनी हो सकती है। और आजकल जो मोस्ट हमारे पास एक डिवाइस होती है दैट कॉल सेल फोन। तो सेल फोन के अंदर मेटालिक पोर्शन ज़रूर है, उसके अंदर वायर्स हैं, चाहे उसकी बॉडी प्लास्टिक की क्यों ना बनी हो, तो उसकी बॉडी भी अब तो मेटालिक आना शुरू हो गई, तो वो मेटल हमारे पास हो सकता है। तो वो जो थोड़ी बहुत लाइट ऑन होती है उसका मतलब होता है कि एक निगोशिएबल अमाउंट ऑफ मेटल हो, इट्स ओके। नाउ व्हाट इफ़ यू हैव अ वेपन लाइक अ नाइफ और अ पिस्टल, तो इस केस में क्या होता है, वो लाइट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कैसे ज़्यादा या कम होती है, तो इस चीज़ में यूँ होता है, वॉक थ्रू गेट्स के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड लगाया होता है हमने। मैग्नेटिक फील्ड यूँ लगा होता है कि नॉर्थ से साउथ यूँ लाइंस पास कर रही होती हैं। आप जब बीच में से गुजरते हैं तो आपने अपने बॉडी के साथ अटैच कर रखा है कोई वेपन, तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से एक करंट प्रोड्यूस होगा और लेंज़ेस लॉ की वजह से ऑपोजिशन होगी, तो फ़ौरन से उस मेटल के अंदर जो छोटा सा एक माइनर सा करंट प्रोड्यूस होता है, वहाँ से आइडिया हो जाता है कि कितना मेटालिक पोर्शन है। क्योंकि जब आप वॉकिंग के दौरान वहाँ से गुजरते हैं तो आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे होते हैं, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, ऑटोमेटिकली मशीन उसी हिसाब से लाइट्स ऑन कर देती है। ये हो गया सिक्योरिटी पर्पस नंबर 1। इसके अंदर कहीं पर भी आपने इसको यूज़ अभी तक नहीं किया। दूसरी तरफ चलें, एक दूसरा सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ होता है। एक आदमी आपको बैट की मदद से चेक करता है, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी के साथ ऊपर और नीचे मूव करवाते हैं, तो जहाँ कहीं पर मेटल हो वहाँ पर वो ब्लिंक भी करती है लाइट और साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है, उसके साथ एक अलार्म भी लगा होता है। तो वहाँ पर असल में क्या होता है, वहाँ पर एक सर्किट लगा हुआ है और इस सर्किट का नाम है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर क्या था, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर आपने एक सर्किट ड्रॉ कर रखा होता है। एक तरफ ये इंडक्टर, एक तरफ यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है
और साथ आगे आप लोगों ने सर्किट को अटैच कर रखा होता है एडिशनल सर्किट, वो जो स्पीकर के लिए और ऑसिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब आपने मूव करवाना है या उस सिक्योरिटी सिस्टम में उस आदमी ने आपकी बॉडी के ऊपर उसको जब बैट को मूव करना है तो उसकी कुछ वैल्यूज़ को नोट करने के लिए हमने यहाँ पर लगा रखा होता है एडिशनल सर्किट। तो ये हो गया जी हमारे पास एडिशनल सर्किट, एडिशनल सर्किट। ये एक साइड की डायग्राम। अब वो जो बैट है उसके दोनों तरफ हमने इस तरह का सर्किट लगा रखा होता है, तो दूसरी तरफ भी बिल्कुल यही इसी तरह ये एडिशनल सर्किट, और इस एडिशनल सर्किट को आगे हमने अटैच कर रखा होता है, ये आ गया एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेशन, और इसको आगे हमने अटैच कर रखा है कैपेसिटर और दूसरी तरफ इंडक्टर, जस्ट लाइक दिस। दोनों सर्किट्स बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे। अब होगा क्या, सपोज ये वाले पोर्शन यूज़ किया जा रहा है, मतलब ये वो बैट है, एक तरफ सर्किट, दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे का सर्किट। आप इस सर्किट को यूज़ करेंगे, सपोज यहाँ पर आप कुछ मेटल कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, सो अगर ऐसे का मेटालिक कोई भी पोर्शन आप इसके करीब लेकर आएँ, जब आपने इसको मूव करवाना है, इंस्ट्रूमेंट को मूव करवाने पर क्या होगा, इस पिस्टल को ये डिटेक्ट कर लेगा। क्यों, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पोर्शन इसमें से भी पास करेगा। जारी बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ और वो तो एक्सपैंड करता है, वो जैसे ही इसमें से पास करेगा, इस सर्किट के अंदर थोड़ा सा करंट इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी आपको लेंज़ेस लॉ की वजह से फ्लक्चुएट करेगी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का चेंज आ जाएगा। अब इस साइड पर तो मेटल है ही नहीं, ऑब्वियसली जब वो आपको चेक करेंगे तो एक तरफ मेटल होगी ना, देखें या तो हाथ के नीचे मेटल हो सकती है या ऊपर हो सकती है, ऊपर वाली साइड पे तो कोई मेटल नहीं, इस साइड पर यहाँ पर नीचे को मेटालिक पीस आपने लगाया हुआ है, वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो मैच नहीं होगी। जब दोनों तरफ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी तो क्या होगा, तो यहाँ से और यहाँ से आगे दो जो फ्रिक्वेंसीज आपको यहाँ पर आगे गेन होनी है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादा मिल रही होगी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपको कम मिल रही होगी। अब जब फ्रिक्वेंसी का चेंज आएगा, इस फ्रिक्वेंसी को नाम दे दें ए का, इस फ्रिक्वेंसी को नाम दे दें बी का, तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगा एफ ए माइनस एफ बी। अब जब फ्रिक्वेंसी का चेंज आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे यहाँ पर स्पीकर्स लगे होंगे, स्पीकर्स इसको डिटेक्ट कर लेंगे और करंट फ्लो करेगा। जब तक रेजोनेंस होगी करंट फ्लो नहीं करेगा, जैसे ही वैल्यू चेंज होगी फ़ौरन से स्पीकर ऑन हो जाएगा और अलार्म जो होगा वो ऑन होगा। अलार्म ऑन होने पे जो रिस्पॉन्सिबल आगे इसके होंगे वो खुद ब खुद आकर उसको मेटल को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब यही तरीक़ेकार यूज़ होता है जो बरिड मेटल होती हैं उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है, कि अक्सर आपने वो देखा होगा कि जब भी कोई ब्लास्ट या कोई भी एमरजेंसी कंडीशंस हो, किसी एरिया को सिक्योरिटी देनी हो, तो उसके में वहाँ पर अर्थ सरफेस को भी पूरे का पूरे को चेक करते हैं। हो सकता है कि किसी बंदे ने पहले से ही प्लान किया हो और उस एरिया के अंदर कोई चीज़ उसने दबा कर रखी हो और जैसे ही वहाँ पर लोग इकट्ठे हों तो वहाँ से निकाल के उसको ब्लास्ट के लिए यूज़ कर लें। तो अंडरग्राउंड मेटल जो पीसेस हैं उनको भी ढूंढने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रोका नहीं जा सकता। मैग्नेटिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, तो वीक ज़रूर हो जाएगा लेकिन फिर भी पेनिट्रेट कर जाएगा। तो जो बरिड मेटल्स होती हैं हम उनको भी यहाँ पर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो फिर देख लें एक दफ़ा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को हमने पैरेलल लगा रखा है। रजिस्टर भी हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये जो सर्किट हो जाएगा दैट इज़ RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इस सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है
इस सर्किट के अंदर जब आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालते हैं या इम्पीडेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अगर हम इन तीन कंपोनेंट्स की बात करें तो 1/XC माइनस प्लस 1/XL प्लस 1/R। माइनस यहाँ पर क्यों है तो इसके पीछे रीज़न ये है कि XC और XL की जो डायग्राम है वो ओपोजिट, दोनों फेजर डायग्राम में दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है। जब ये फेजर डायग्राम में दोनों एक दूसरे के ओपोजिट होंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस, बिकॉज बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अगर XC और XL आपस में इक्वल हो, जैसा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होता है, इसको भी यहाँ पर छोड़ दें और यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमने क्या किया, हमने कहा XC इज इक्वल टू XL। असल में XC फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं XC कम हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह जब आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो XC ज़्यादा हो जाता है। और XL के लिए केस डिफरेंट है, जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं XL भी बढ़ता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जब आप F को कम करते हैं XL भी कम हो जाता है। तो एक की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो एक ज़्यादा होगा, दूसरा कम होगा। फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, पहला कम हो जाएगा। तो यूँ इन दोनों के दरमियान में अप एंड डाउन की गेम है। तो आप एक ऐसी सिचुएशन लेकर आए फ्रीक्वेंसी की जहाँ पर आकर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। XC इज इक्वल टू XL। XC की जगह वैल्यू पुट करें तो 1/ωc, XL ωL, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इंडक्टेंस को L को इधर लाकर डिवाइड कर दें, LC स्क्वायर रूट लें, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। नेक्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू 1/2πf इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट LC। और यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2πLC। नेक्स्ट आ गई इसकी प्रॉपर्टीज़ में रेजिस्टिव एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट रेजिस्टिव के तौर पर बिहेव करता है, बिकॉज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे XC और XL आपस में इक्वल। जब ये दोनों आपस में इक्वल तो दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, G इज इक्वल टू R। सर्किट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव के तौर पर बिहेव करेगा और सर्किट इज़ रेजिस्टिव एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट रेजिस्टिव है तो रेजिस्टेंस में हमने पढ़ रखा है बोथ करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज। जब करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे तो हम यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के एक जैसा होने पर बोथ आर इन फेज, सो थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर भी पावर फैक्टर हमेशा 1 के इक्वल होता है, कि यहाँ पर पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 बिकॉज थीटा 0 होने की रीज़न आपने बतानी है, बिकॉज इट इज़ अ रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 इसके साथ भी मेंशन आपने करना है सिर्फ और सिर्फ कब, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पावर फैक्टर 1 होगा। पावर के लिए फार्मूला IV और वो उतनी ही डिसिपेशन लिखनी है जितनी इस रेजिस्टर के अलॉन्ग होगी। इन दोनों के अलॉन्ग पावर डिसिपेशन नहीं होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। R इज़ मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सो I इज़ मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब हमने इसका ग्राफ देखा तो ग्राफ पर हमें पता ये चलता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ पर करंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिलेगी वो मिनिमम होगी। मतलब इस पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं यहाँ पर इम्पीडेंस इज़ मैक्सिमम, Z इज़ मैक्सिमम। Z मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ R का पोर्शन बच गया। ये दोनों पोर्शंस तो हों तो फिर तो हमें फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो सब्ट्रैक्ट करवाना होता है बीच में से अपना फैक्टर। जब इन्होंने अपना फैक्टर्स बीच में से सब्ट्रैक्ट करवाना है तो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करवाने पर हमें होता है कि ये इन्वर्स में है तो ये इम्पीडेंस को कम या ज़्यादा कम कर देते हैं। इम्पीडेंस कम होगी तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इम्पीडेंस इज़ मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी इम्पीडेंस क्या होगी, Z इज़ मिनिमम। कि Z मिनिमम होगा तो करंट
मैक्सिमम, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, जी मिनिमम करंट मैक्सिमम, जी मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। IC/IL कैन बी ग्रेटर देन IRMS के करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू इंडक्टर, ये IRMS से ज़्यादा होता है, हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस अपना करंट भी बीच में शामिल कर सकती हैं। तो हो सकता है कि IC और IL या दोनों में से कोई एक IRMS से ज़्यादा हो सकता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। इसमें हमने 2 सर्किट्स ड्रॉ किए पैरेलल। एक सर्किट के अंदर हमने क्या किया, इंडक्टर कैपेसिटर और साथ एडिशनल सर्किट है फ्रीक्वेंसी को जज करने के लिए। सेम यहाँ पर भी एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और उसी तरह हमने इनको सोर्स और वो सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ। ठीक है, आप इसके साथ ध्यान में रखें कि आपने यहाँ से सोर्स करंट भी तो देना है ना, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो यहाँ पर है। हमने क्या किया, दोनों में अभी किसी किस्म की कोई मैटर नहीं है, दोनों तरफ से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी। दोनों तरफ से जब इक्वल होगी तो FA माइनस FB आंसर कितना आ रहा होगा, 0। स्पीकर किसी किस्म की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब आप इस तरफ ले आए हैं मेटल। जैसे ही सिक्योरिटी पर्सन ये अपना बैट मूव करेगा, मेटल के ऊपर से पास करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स इसमें इंड्यूस होगा। अब फ्लक्स जब यहाँ पर आएगा EMF इंड्यूस होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगी, EMF इंड्यूस करेगा करंट को। और लेंज़ेस लॉ की वजह से अपोजिशन होती है, यहाँ पर इस सर्किट के अंदर थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा। इधर तो फ्रिक्वेंसी वही है क्योंकि इस साइड पे तो कोई मेटल ही नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी का जैसे ही चेंज होगा फ़ौरन से स्पीकर उसको डिटेक्ट करेगा और एक अलार्म एक बजना शुरू हो जाएगा और सिक्योरिटी पर्सन्स आकर उसको हैंडल और टैकल कर लेंगे जिस तरह की कंडीशन होगी। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करेंगे 3 फेज़ AC।